आज हम प्रथम प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई के अध्याय परिस्थिति और भूमिका की चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। किसी भी समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त नहीं होते। समाज में कुछ व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होते हैं, जबकि दूसरे व्यक्तियों की तुलनात्मक स्थिति काफी नीची होती है। विभिन्न क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति की स्थिति एक दूसरी स्थान पर भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, एक ही समय में एक व्यक्ति कार्यालय में अधिकारी, राजनीतिक दल का एक सामान्य कार्यकर्ता, किसी क्लब की प्रबंध समिति का सचिव, माता या पिता, पुत्र या पुत्री, भाई या बहन, चाचा आदि की स्थिति पर आसीन हो सकता है। इस सबसे स्पष्ट होता है कि एक सामाजिक व्यवस्था में उस समाज की व्यवस्थाओं के अनुरूप एक व्यक्ति को जो मूल्य आधारित पद प्राप्त होते हैं, उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। और जो व्यक्ति को परिस्थिति प्राप्त होती है, उस परिस्थिति के अनुसार जो कार्य निर्धारित हैं, उन दायित्वों को पूरा करने की उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जो उसकी उस परिस्थिति के संदर्भ में भूमिका कही जाती है। राल्फ लिंटन ने परिस्थिति की परिभाषा दी है: सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक विशेष समय में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था में उसके निर्धारक आधारों के द्वारा एक व्यक्ति को एक समय विशेष में जो पद प्राप्त होता है, वो पद उस व्यक्ति की परिस्थिति है। इस संबंध में इलियट और मेरिल ने कहा है, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा विशेष प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करता है। मेरिल की परिभाषा राल्फ लिंटन से अलग है। इलियट और मेरिल कहते हैं कि परिस्थिति वह पद है जिसे व्यक्ति को उसके लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या उसके विशेष प्रयत्न के कारण जो प्राप्त होती है, वह उसकी स्थिति है और इसी के अनुसार उससे भूमिका के निर्वाह करने की अपेक्षा भी की जाती है। अकबर्न और निमकॉफ कहते हैं, परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। आपका कहना है कि समूह में जो व्यक्ति का स्थान है, वही उसकी परिस्थिति है। तो इन अभी तक की हमारी चर्चा और परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा
प्रदत्त पद है या उसके द्वारा अर्जित किया गया पद है, जिसके अनुसार उसे भूमिका का निर्वाह करना होता है। इसी आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम परिस्थिति की कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे। परिस्थिति की पहली विशेषता है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना। परिस्थिति किसी व्यक्ति का समाज व्यवस्था में मान्यता प्राप्त वह पद है जो उस समाज की सामाजिक परंपराओं द्वारा, प्रथाओं द्वारा, व्यवस्था द्वारा उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और उसके अधिकारों को स्पष्ट करता है। परिस्थिति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। दूसरी बात है, दूसरी विशेषता है, परिस्थिति एक संस्थागत पद है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जिस पद को सामाजिक परंपराओं और कानून के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, वही उस व्यक्ति की परिस्थिति है। इसमें मनमाना काम नहीं है। यह एक संस्थागत पद है जो समाज द्वारा या कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। अगली विशेषता है कि परिस्थिति की प्रकृति एकाकी नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति एक समय में केवल एक ही परिस्थिति प्राप्त नहीं करता है, बल्कि वह विभिन्न क्षेत्रों में एक ही समय में एक से अधिक और अनेक परिस्थितियों को प्राप्त करता है। इसे डेविस ने परिस्थिति संकुल का नाम दिया। मर्टन ने इसी को परिस्थिति पुंज के नाम से संबोधित किया। परिस्थिति की यह भिन्नता परिवार, कार्यालय, पड़ोस, खेल के मैदान, राजनीतिक दल अथवा अनेक प्रकार के दूसरे संगठनों और समितियों में देखी जा सकती है। हिलर का कथन है कि सभी परिस्थितियों में व्यक्ति की एक मुख्य परिस्थिति होती है। एक व्यक्ति एक समय में जो परिस्थिति संकुल या परिस्थिति पुंज प्राप्त करता है, उसमें से कोई एक परिस्थिति ऐसी होती है जो मुख्य परिस्थिति कही जाएगी हिलर के अनुसार, और जिसके आधार पर ही वह व्यक्ति समाज में जाना पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति डॉक्टर की भूमिका में है, इंजीनियर की भूमिका में है। यह उसकी समाज में मुख्य परिस्थिति है। उसके साथ ही वो चित्रकार भी हो सकता है, वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग भी ले सकता है, परंतु उसकी मुख्य परिस्थिति जिसे समाज उसे जानता है वो डॉक्टर या इंजीनियर की ही होगी। परिस्थिति की अगली विशेषता है कि परिस्थिति की अवधारणा प्रतिष्ठा से भिन्न है। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति उच्च परिस्थिति का, जैसे अधिकारी या मंत्री हो सकता है, परंतु यदि वह अपने कर्तव्यों का समुचित ढंग से निर्वहन नहीं करता तो उसकी परिस्थिति तो ऊंची रह सकती है, क्योंकि वो उस पद को धारण कर रहा है, अधिकारी या मंत्री का, परंतु समाज में उसे वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी जो उस व्यक्ति को प्राप्त होगी जो अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से, मान्यता प्राप्त तरीके से, अपेक्षित तरीके से निर्वहन कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि आपको जो परिस्थिति प्रदान की गई है
उस परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिका के निर्वाह करने की आपसे अपेक्षा की जाती है और उस अपेक्षा के आधार पर ही आपकी वह ऊंची परिस्थिति बनी रह सकती है। अगला है, एक परिस्थिति समूह की बात डेविस ने कही है और उनका तात्पर्य यह है कि समाज में जिन व्यक्तियों की परिस्थिति लगभग समान होती है उनमें एक एक परिस्थिति समूह का निर्माण होता है। जैसे समान योग्यता और परिस्थिति के सभी चित्रकार, संगीतकार अथवा लेखक एक एक परिस्थिति समूह का निर्माण करेंगे। इसी संबंध में अगली विशेषता है, परिस्थिति की प्रकृति स्थायी नहीं होती। मर्टन इस बात पर विशेष जोर देते हैं। एक व्यक्ति ने जिस परिस्थिति को प्राप्त किया है उसकी सक्रियता या निष्क्रियता से ही यह निर्धारित होगा कि उसकी जो परिस्थिति है वो बनी रहेगी या उसमें ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन हो जाएगा। यदि एक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति निर्धारित भूमिका का निर्वहन नहीं करता तो उसकी परिस्थिति नीची हो जाएगी और यदि वह निर्धारित भूमिका से भी बहुत बेहतर काम करता है तो उसकी परिस्थिति ऊंची हो जाने की संभावना, उसको दूसरा ऊंचा पद मिल जाने की संभावना भी अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परिस्थिति की प्रकृति स्थायी नहीं होती, वह परिवर्तनशील होती है। इसकी अगली विशेषता है कि एक परिस्थिति संघर्ष की स्थिति भी समाज में देखने में आती है। जब एक व्यक्ति एक साथ अनेक प्रकार की परिस्थितियों को धारण करता है तब एक परिस्थिति के मानदंडों का पालन करने से उसकी दूसरी परिस्थिति के दायित्वों पर आघात पहुंचने की संभावना होती है। जैसे एक जज, शिक्षक, पुत्र तथा मित्र की परिस्थिति से जुड़े हुए कुछ दायित्व हैं। एक जज को अपने दायित्व को पूरा करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को सजा देना है तो उसे इस बात को ध्यान में रखे बगैर सजा देना चाहिए कि उसके समक्ष खड़ा हुआ अपराधी कौन है, और यदि उस जज के समक्ष उसका पुत्र भी खड़ा हुआ है तब भी उसे न्याय करते समय उसी समान दंड देना चाहिए जो अन्य व्यक्ति होने की स्थिति में दिया जाता। इस प्रकार की दशा को परिस्थिति संघर्ष की दशा कहा जाएगा, क्योंकि जज के लिए यह बहुत मुश्किल काम है कि वह अपने कर्तव्य को निर्वाह करते समय अपने पुत्र की स्थिति को नजरअंदाज करे। व्यक्ति को मिलने वाली परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, यह परिस्थिति की अगली विशेषता है। उसे कुछ परिस्थितियां परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार बगैर कोई प्रयत्न किए प्राप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए उसे प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है, अपनी योग्यता को साबित करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना होता है, तब उसे वह अपेक्षित स्थिति प्राप्त हो पाती है। इन्हें हम क्रमशः प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति का भूमिका से घनिष्ठ संबंध है, यह इसकी अगली विशेषता है।
समाज में कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती जिसकी एक भूमिका नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक पद धारण करने वाले व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्धारित भूमिका का निर्वहन करे। अभी हमने इसके पूर्व की चर्चा में ये बात कही थी कि यदि वह अपनी भूमिका का उचित प्रकार से निर्वहन करता है तब तो उसकी भूमिका के निर्वहन के कारण उसकी स्थिति बनी रहती है। यदि वह उचित प्रकार से भूमिका का निर्वहन नहीं करता तो उसकी परिस्थिति निम्न हो जाने की, और यदि बेहतर ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है तो उसकी परिस्थिति उच्च हो जाने की बहुत संभावना होती है। ये हमने परिस्थिति की विशेषताओं के संबंध में चर्चा की। अब हम परिस्थिति के प्रकार के संबंध में बात करेंगे। अभी हमने परिस्थिति की विशेषताओं की चर्चा करते समय इस बात को देखा कि परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, प्रदत्त और अर्जित। लिंटन ने यह विभाजन किया है। सभी परिस्थितियों को उसने परिस्थितियों का यह विभाजन किया है और उसने सभी परिस्थितियों को दो प्रमुख भागों में बांटा, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में कुछ पद या स्थितियां ऐसी होती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास नहीं करने पड़ते। वह परिस्थितियां परंपराओं, सामाजिक मूल्यों अथवा प्रथाओं के अनुसार व्यक्ति को अपने आप मिल जाती हैं। इन्हें हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। जैसे समाज के सामाजिक संस्तरण में ब्राह्मणों की स्थिति ऊंची है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें दूसरी जातियों की तुलना में ऊंची परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, परंतु इसके लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से काले व्यक्तियों की तुलना में गोरे व्यक्तियों की परिस्थिति ऊंची होती है, वृद्धों की तुलना में युवा लोगों की स्थिति ऊंची होती है। इन सब का आधार व्यक्ति की योग्यताएं नहीं है, बल्कि समाज के विशेष मूल्य और परंपराएं हैं। इन विशेष मूल्य और परंपराओं को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं। उसमें पहला कारक है लिंग भेद। विश्व के लगभग सभी समाजों और संस्कृतियों में लिंग के आधार पर समाज को दो भागों में बांटा गया, स्त्री और पुरुष। जैविकीय आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर यह माना जाता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक कमजोर, भावुक और अंधविश्वासी होती हैं। इसलिए उन्हें बच्चों के पालन पोषण और घरेलू कार्य दिए जाते हैं, जबकि पुरुष को शक्ति
और साहस से संबंधित माना जाता है और इसलिए उसे वह कार्य सौंपे जाते हैं जिसमें ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा साहस की आवश्यकता होती है। तो ये लिंग भेद समाज में सामाजिक आधार पर प्रदत्त स्थिति को प्रदान करने का प्रमुख कारक है। दूसरा है आयु भेद। आयु भेद के आधार पर हम एक व्यक्ति की आयु को 4 भागों में बांट सकते हैं: बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। एक बच्चे अथवा किशोर की तुलना में युवा और प्रौढ़ लोगों को समाज विशेष प्रकार के अधिकार देता है। यह भी सच है कि वृद्धावस्था को प्रत्येक समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, परंतु वृद्धों की कार्यशीलता युवा और प्रौढ़ लोगों की तुलना में सीमित होती है, इसलिए उन्हें युवा लोगों की प्रौढ़ लोगों की तुलना में ऊंची स्थिति प्राप्त नहीं होती। भारत, जापान, चीन आदि में आयु को सामाजिक स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अगला है नातेदारी। बहुत प्राचीन काल से ही सामाजिक स्थिति के निर्धारण में परिवार और नातेदारी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किस परिवार में आपका जन्म हुआ है, वह किस प्रकार का काम करता है, उस परिवार के लोग कितने प्रतिभाशाली और परिश्रमी हैं, किन विशेष गुणों से संपन्न हैं, इस सब आधार पर बालक की स्थिति जन्म से ही ऊंची या नीची निर्धारित हो जाती है। और नातेदारी भी निर्धारण का एक ऐसा आधार है जिसके लिए हमें स्वयं कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अगला है प्रजाति भेद। शरीर रचना के आधार पर मनुष्य को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: काले, गोरे और श्याम वर्ण के। और अमेरिका, अफ्रीका के लोगों को अगर आप देखें तो उनकी शरीर के कलर के आधार पर उनको अलग से पहचाना जा सकता है। ये एक भ्रांति है कि गोरी प्रजाति के लोग अधिक साहसी, योग्य और कुशल होते हैं और काली प्रजाति के लोग योग्य, साहसी और कुशल नहीं होते। इस आधार पर भी एक विभाजन देखने में आता है। अब ये मान्यता तो नहीं रही योग्यता और क्षमता वाली, पर शरीर रचना के आधार पर गोरे लोग हमें पसंद आते हैं। कोई ब्रिटेन का आदमी आ जाए तो आप उससे फोटो खिंचवाना उसके साथ बड़ा पसंद करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का आदमी आएगा जो काला है, जिसके बाल अजीब हैं, जिसका होठ बाहर लटका हुआ है, उसके साथ आपको फोटो खिंचवाना पसंद नहीं आएगा। तो स्वतः इससे ये पता चलता है कि रंग के आधार पर भी व्यक्ति की स्थिति निर्धारित होती है। अगला है जाति भेद। ये भारतीय समाज के संबंध में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय समाज में जैसे ही जन्म लेते हैं, जन्म के आधार पर ही एक जाति विशेष की सदस्यता प्राप्त हो जाती है और उस जाति का सामाजिक संस्तरण में ऊंचा या नीचा स्थान है। तो उसी आधार पर उस जाति विशेष में जन्म लेने वाले व्यक्ति की स्थिति ऊंची या नीची हो जाती है। अब वो निम्न जाति का व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य और कुशल क्यों ना हो, परंतु उसकी सामाजिक परिस्थिति निम्न ही रहती है। और उच्च जाति का व्यक्ति कितना ही मूर्ख और अकुशल क्यों ना हो, उसकी स्थिति
सदैव ऊंची ही रहती है। हालांकि वर्तमान समय में संवैधानिक व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप, राजनीतिक अधिकार के परिणाम स्वरूप, मानवीयता की भावना के परिणाम स्वरूप इसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। और अंतिम बात है, प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित करने वाली, वो है जन्म की वैधता। डेविस का कथन है कि बच्चे के जन्म की वैधता भी प्रदत्त स्थिति को प्राप्त करने का एक प्रमुख आधार है। आप जानते हैं कि स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध का ये परिणाम होता है कि अगली संतति का जन्म होता है। परंतु शारीरिक संबंध स्थापित करने वाले वह स्त्री और पुरुष यदि परिवार और समाज की मान्यताओं के अनुसार, कानून की मान्यताओं के अनुसार विवाहित पति पत्नी है, तो उनकी संतानों को एक वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। और अविवाहित स्त्री पुरुष की संतानों को वह दर्जा प्राप्त नहीं होता, उनकी स्थिति नीची होती है। तो जन्म की वैधता भी प्रदत्त आधार पर सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने की एक विशेष स्थिति है। अगला है परिस्थिति का दूसरा प्रकार, अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति का तात्पर्य व्यक्ति की उस स्थिति से है जिसे उसने स्वयं अपने प्रयत्नों, गुणों, योग्यताओं और कुशलताओं के द्वारा प्रयास करके अर्जित किया है। हमारे भारतीय समाज में और संपूर्ण विश्व में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्धन थे या जिन्होंने निम्न कुल में जन्म लिया, परंतु उन्होंने अपनी योग्यता, अपने प्रयत्न, अपने साहस, अपनी बुद्धि, अपने कौशल के द्वारा समाज में विशेष ऊंचा स्थान प्राप्त किया और वे कुशल उद्योगपति, कलाकार, खिलाड़ी, लेखक, लोकप्रिय नेता जैसी प्रसिद्धि को प्राप्त कर पाए। भारत में अंबेडकर, जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी जी, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, धीरूभाई अंबानी, ऐसे अनेक लोग हैं, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, जिन्होंने अपने योग्यता के आधार पर विशेष प्रकार की ऊंची स्थिति को प्राप्त किया है। यह अर्जित परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही समाज के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्जित परिस्थिति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? उसमें पहला है संपत्ति का संचय। आपके पास कितना धन है, इस आधार पर समाज में आपकी स्थिति ऊंची या नीची निर्धारित होती है। अधिक साहसी, परिश्रमी, योग्य और कुशल व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयास से धन अर्जित किया जा सकता है। तो ऐसे धन अर्जित किए गए व्यक्तियों की स्थिति बहुत ऊंची होती है। पर समाज इस बात का भी ध्यान रखता है कि आपने जो धन का अर्जन किया है उसका माध्यम क्या है। यदि आपने मान्यता प्राप्त ढंग से, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से धन का अर्जन किया है, संपत्ति का अर्जन किया है, तभी आपकी स्थिति ऊंची होगी। धीरूभाई अंबानी बहुत साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने अपने प्रयास से बड़ा उद्योग का एक साम्राज्य स्थापित किया और उसका परिणाम है कि उनके बच्चे भारतवर्ष के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति हैं। उनकी स्थिति बहुत ऊंची है।
अमिताभ बच्चन ने जो धन संचय किया है वो भी साधारण परिस्थिति के व्यक्ति थे, अपनी अभिनय क्षमता के कारण। सचिन तेंदुलकर ने अपनी खेल क्षमता के कारण। दाऊद इब्राहिम ने अनैतिक कारण से। तो उसका परिणाम है कि दाऊद इब्राहिम की सामाजिक स्थिति नीची है, और इन सब की जिनकी भी हमने चर्चा की उनकी सामाजिक परिस्थिति बहुत ऊंची है, और उसका कारण है उनके द्वारा वैधानिक तरीके से किया गया धन का संचय। दूसरा कारण है शिक्षा। प्रत्येक समाज में शिक्षा अर्जित स्थिति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। निरक्षर और अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में शिक्षित व्यक्ति की स्थिति ऊंची होती है। वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है, और इस प्रतियोगिता के युग में शिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता को साबित करके ऊंचे से ऊंची परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है। अगला आधार है राजनीतिक अधिकार। वर्तमान लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक अधिकार अर्जित परिस्थिति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। लोकतंत्र में जनता द्वारा यदि आपके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया जाता है, आपकी नीतियों को स्वीकार कर लिया जाता है, आप उन्हें अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं, तब आप उनके मत प्राप्त करके ऊंची से ऊंची परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आप ग्राम पंचायत के पंच से लेकर लोकसभा के सदस्य, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसे पद हैं जिन्हें व्यक्ति अपने नेतृत्व क्षमता के द्वारा ही अर्जित करता है। तो ये राजनीतिक अधिकार भी अर्जित परिस्थिति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। अगला है आविष्कार और नवाचार। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों द्वारा अपनी सूझबूझ, लगन, परिश्रम, ज्ञान से अनेक प्रकार के आविष्कार और नवाचार किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रगति ने आविष्कार और नवाचार के दरवाजे खोल दिए हैं। न्यूटन, गैलीलियो, बसु ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आविष्कारों से अपनी परिस्थिति ऊंची की है। यह नवाचार संगीत, अभिनय, लेखन, समाज कल्याण, खेलकूद किसी भी क्षेत्र में किए जा सकते हैं, और इन क्षेत्रों में किए गए नवाचारों से अनेक व्यक्तियों ने अपनी स्थिति को ऊंचा किया है। अगला है व्यवसाय की प्रकृति। हम हमारे जीवन निर्वाह के लिए हमारी आजीविका को करते हैं। हम जो आजीविका करते हैं, हम जो व्यवसाय करते हैं, वो कैसा है, उसकी समाज में क्या मान्यता है, इस आधार पर यह निर्धारित होता है कि हमारी परिस्थिति ऊंची होगी या नीची होगी। प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उद्योगपति जैसे व्यवसाय समाज में अधिक सम्मानित है। इनको करने वाले व्यक्तियों की स्थिति समाज में ऊंची होती है। दूसरी ओर चर्मकार का काम करने वाले, शराब का व्यवसाय करने वाले, अनैतिक तरीकों से संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति चाहे कितनी ही संपत्ति अर्जित कर ले, उनकी समाज में सामाजिक परिस्थिति ऊंची नहीं होती। और अगला और अंतिम आधार है समाज में सामाजिक मूल्यों का पालन। सामाजिक मूल्यों के
पालन के आधार पर व्यक्ति की स्थिति समाज में ऊंची या नीची होती है। इसे सामाजिकता कहा जाता है। आप अपने परिवार के पारिवारिक मूल्यों, अपने समाज के सामाजिक मूल्यों का कितना आदर और सम्मान करते हैं। आपने अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी है। आप अपने परिवार के बुजुर्गों को कितना मान सम्मान देते हैं। आप किस प्रकार से धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। आप अपनी अर्जित की गई आय को सामाजिक कार्यों में किस प्रकार से व्यय करते हैं। इस आधार पर आपकी समाज में सामाजिक परिस्थिति निर्धारित होती है। जो लोग समाज कल्याण का काम करते हैं, परिवार की बड़ी कुशलता से देखभाल करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, शराब का सेवन नहीं करते, मादक द्रव्य व्यसनों में नहीं लगे रहते हैं, उनकी स्थिति समाज में उच्च पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों की तुलना में जो इसके विपरीत काम करते हैं, जो अपनी आय को धन संग्रह करते हैं, समाज कल्याण के कामों में बिल्कुल खर्च नहीं करते। हमारे यहाँ कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो भारतीय धर्म और दर्शन धर्म संचय की बात तो करता है, उतनी जितनी आपकी आवश्यकता है, आप अपने परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रख सकें, आपके यहाँ आने वाला अतिथि निरादर होकर ना जाए। बहुत अधिक धन संचय की भारतीय समाज में मनाही है। अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक है तो उसे समाज कल्याण के कार्यों में लगा दीजिए, और ऐसे व्यक्तियों की समाज में सामाजिक स्थिति बहुत ऊंची होती है। तो हमने आज की चर्चा में परिस्थिति क्या है, उसके निर्धारक तत्व क्या हैं, परिस्थिति के प्रकार क्या हैं, इनकी चर्चा की है। बहुत धन्यवाद।